398 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथिन का वाष्प दाब दिया हुआ है। ठीक है ना। इसका वाष्प दाब दे रखा है 200 mmHg। किसका है? ये दिया हुआ क्लोरोफॉर्म का। ठीक है ना। और ये दिया है डाइक्लोरोमेथिन का। तो हमें वाष्प दाब दिए हुए CH2 Cl2। ठीक है ना। दो हमें क्या दे रखे हैं? वाष्प दाब दे रखे हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये तो इंफॉर्मेशन है। ये तो क्या दे रखी है? एक प्रकार की सूचना दे रखी है ना। इससे कोई अभी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा हुआ है। अब यहां पर हमने क्या करना है? इस वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में कह रहा है कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम क्या है? डाइक्लोरोमेथेन के विलयन का वाष्प दाब की गणना करनी है। तो इसमें हमें वाष्प दाब निकालना है। इसमें क्या करना है हमने? वाष्प दाब निकालना है। किसका? इसके विलयन का। इन दोनों को जो विलयन बना हुआ है ना। तो हमारे पास विलयन का हमने क्या बताया था कि P इज इक्वल टू क्या निकालता है? P बराबर Pa प्लस Pb। ई होता है विलयन का वाष्प दाब। जब हम विलयन निकालते हैं तो P जो पहला पदार्थ होगा, दूसरा पदार्थ होगा, उनका जो वाष्प दाब होगा, उन दोनों को जोड़ करके तब हमारे पास कुल विलयन का। और हमें मालूम है कि Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला था हमने? एक्स ए, ऐसा कहा था, है ना। यानी कि बराबर क्या आएगा? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ये बताया था बेटा आप लोगों को, है ना, कि ऐसा होता है। तो यहां पर क्या है? यदि हमें पी ए ज्ञात करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा कि पी ए, मान लीजिए चाहे इसको क्लोरोफॉर्म मान लो, ए को हम क्लोरोफॉर्म मान लेते हैं, CH Cl3, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो यदि हमें CH Cl3 का वाष्प दाब निकालना होगा, यदि हम CH Cl3 के कंडीशन में देखते हैं तो पी ए की जगह CH Cl3 इज इक्वल टू P नोट CH Cl3। देखो बेटा, P नोट CH Cl3 और प्लस यहां पर देखो एक्स ए की जगह क्या होगा? एक्स CH Cl3। तो देखो हमें क्या निकालना है कि हमें इस विलयन का वाष्प दाब निकालना है। तो विलयन के लिए क्या होगा? विलय प्लस विलाय का वाष्प दाब जोड़ देंगे। ठीक है। ये तो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध अवस्था में यहाँ दो चीजें दे रखी कि जब हम क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब निकाल रहे होंगे, यानी कि पीए का वाष्प दाब निकाल रहे होंगे, है ना, जो पहले वाला था, तो उसके लिए हमें ये चीजें चाहिए। एक तो चाहिए शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब। तो इसने देखो क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब दे रखा है। क्लोरोफॉर्म का कितना दे रखा है? 200 mmHg। ये क्या दे रखा बेटा? शुद्ध अवस्था में। यानी कि यदि हम इसको माने तो ये जो पी ए नोट है, सॉरी, पी नोट CH Cl3 है, वो दे रखा है 200 mmHg। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? जो शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब है वो है 200 mmHg। इसी प्रकार से जो पी नोट CH2Cl2 है, उसका वाष्प दाब ये देखो शुद्ध अवस्था में डाइक्लोरोमेथिन का वाष्प दाब ये दे रहा है। तो अब हमने क्या करना है? देखो यहां पर क्या लिया? इसका वाष्प दाब प्लस, प्लस क्या करना है? एक्स। एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स का मतलब क्या हुआ बेटा? बताओ, एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? मोल अंश। बिल्कुल, वेरी गुड, मोल अंश। अब मोल अंश किसका निकालेंगे? मोल अंश भी इसमें पहले वाले में हम क्या करेंगे? पहले वाले में हम निकालेंगे क्लोरोफॉर्म का मोल अंश। किसका मोल अंश निकालेंगे? क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्लोरोफॉर्म भी है, उसका हमने क्या निकालना? मोल अंश। तो उसको हम पहले अलग निकाल लेते हैं, अलग निकाल देते हैं, है ना। एक्स क्लोरोफॉर्म CH Cl3, इसको निकालना है। तो क्या कैसे निकालते हैं? क्लोरोफॉर्म का यदि हमें मोल अंश निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या, क्या करना पड़ेगा बेटा? क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या बटे में जो विलयन होगा उसके मोलों की संख्या। तो क्लोरोफॉर्म के मोल कितने हैं? ग्राम में मात्रा, है ना। यहाँ पर जो उसका द्रव्यमान होगा, तो हम कैसे निकालते हैं?
ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ऐसे तो निकालते हैं। तो पहले क्लोरोफॉर्म के मोल निकालते हैं। यहाँ पर तो ऐसे निकालेंगे, क्लोरोफॉर्म के मोल CH3 के मोल, और बटे में क्या करेंगे, बटे में करेंगे क्लोरोफॉर्म हो गया, और क्योंकि विलयन बना हुआ है तो इसमें क्या जुड़ेगा, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइक्लोरोमीथेन यानी कि CH2Cl2 के मोल, तब आएगा मोल अंश किसका, क्लोरोफॉर्म का। ऐसे तो निकालते हैं, है ना, मोल अंश निकालने के लिए। तो पहले देखो क्लोरोफॉर्म के मोल कैसे निकलेंगे। मोल कैसे निकालते हैं बेटा, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, मोल बराबर, बताओ क्या बताया था, कि उसका द्रव्यमान बटे, उसका अणुभार। बिल्कुल। तो द्रव्यमान कितना है इसका, इसका द्रव्यमान कितना है, क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान कितना दे रखा है इस चैप्टर में, यहां देखो ना इस क्वेश्चन में, इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म, तो कितना दे रखा है, 25.5, ये तो है। और बटे में क्या करेंगे, इसका अणुभार निकालेंगे, क्लोरोफॉर्म का अणुभार कैसे निकालते हैं, कार्बन का कितना होता है बेटा, फिर कार्बन है ना CH है, फिर उसके बाद Cl3 है, तो बताओ कार्बन का कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है इसका? भार, 12। बिल्कुल, वेरी गुड। 6 तो उसका परमाणु क्रमांक होता है, याद रखिएगा, 6 उसका परमाणु क्रमांक होता है, और 12 उसका परमाणु भार होता है, द्रव्यमान संख्या जिसको हम बोलते हैं, है ना, मोलर मास जिसको हम कहते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन तो सभी को आना चाहिए, कितना होगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान, एक, है ना। क्लोरोफॉर्म माने Cl का कितना होता है, क्लोरीन का, यहाँ तो 3 क्लोरीन है, ये 34। हाँ 34 के लगभग होगा बेटा, हम अंदाज याद रखने के लिए कि 34 के लगभग होना चाहिए, लेकिन ये होता है 35.5। बढ़िया है, आप लोगों ने याद रखा, बहुत बढ़िया, है ना। इसका क्योंकि मतलब दुगुने के लगभग होता है, एक शब्द ध्यान रखना मेरा, दुगुने के लगभग होता है, तो दुगुने के लगभग आपको याद रखना है। तो इसका क्लोरीन का तो याद रखिएगा 35.5, इसका तो होता है 12, है ना। तो अधिकांश दुगुने के लगभग होता है, लेकिन इसका थोड़ा अलग होता है, यानी कि 35.5 गुणा गया 3, तो 35 × 9 = 70, है ना। 71 तो ये होगा 2 गुना, लेकिन एक और जोड़ो, 70 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, 35.5 और जोड़ना है ना, तो 0.5 हो जाएगा, और ये 5 और 7 10, है ना, कितना है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 35.5 गुणा गया, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास कितना आ गया है, देखो अब तीनों को जोड़ेंगे, देखो प्लस इसमें क्या है 105.5, फिर इसके साथ कितना जुड़ा, इसके साथ जुड़ेगा 12 प्लस 1, तो टोटल मिलाकर के 5 यहाँ आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 1 होगा, और ये होगा 118 हो रहा है, और कर देना 5 और 3 8, कुछ गड़बड़ क्या है बेटा, बेटा कहाँ गड़बड़ की, क्लोरोफॉर्म में, 35.5 आ रहा, चलो 118.5 आ रहा है ना, देख लेना कहीं गड़बड़ी हुई होगी तो उसको ठीक कर देना, 118, सर ये 106.5 होगा। हाँ 106, कैसे कहाँ पर गड़बड़ी हुई, 71 था ना यहाँ, सही कह रहे हैं, ये 71 था, सही कह रहे हैं, 100 यहाँ पर क्या होगा, 6 हो जाएगा, है ना, तो तब इसलिए हुआ 119.5, ठीक है, ये हुआ बेटा इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, कैसे, क्योंकि 35 × 9 = 70 हुआ ना, देखो कैसे हुआ, 35 35 जुड़ा, लेकिन 0.5 था ना, तो 35 × 9 = 70, और इसको 71 लिखना भूल गया मैं, ये 71 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो अब हमने क्या निकाला, है क्लोरोफॉर्म के मोल निकाल दिए, है ना, ये मोल आ जाएगा, तो ये लगभग आता है 0.213 मोल के लगभग, इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, क्लोरोफॉर्म के मोल निकाल दिए, नंबर 1। दूसरा क्या करना है,
हमें तो इन दोनों का मोल जोड़ना है, तभी हमारे पास क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म का मोल अंश आएगा, है ना। हमने तो इसका टोटल निकालना है, तो इन दोनों का, इसका तो हमारे पास इतना आ गया। अब किसका निकालना है, CH2Cl2 के मोल निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसकी ग्राम में मात्रा कितनी, पहले ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी, 40 ग्राम दे रखा। बटे में क्या करेंगे, इसका अनुभार लिखेंगे। तो देखो कार्बन का कितना बताया अभी, कार्बन का कितना बताया बेटा अनुभार, 12। 12, वेरी गुड। है ना, हाइड्रोजन का कितना बताया, 1। एक बताया ना। लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए क्या हो जाएगा, H2 है ना, तो 2 हो जाएंगे। फिर क्लोरीन का कितना बताया बेटा, 35.5। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कितने क्लोरीन है, 2 है, ठीक है ना। 35.5 गुणा 2, तो ये 71 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे बेटा, 71, 12 और 2, 4 और 1 5, है ना। और कितना है, 8, यानी कि 85 हो रहा है इसका, कितना हो रहा है, 85। जब हम 85 का भाग देंगे इसमें, तो ये क्या कितने के बराबर आएगा, 85 का भाग जब हम 40 में देते हैं, तो कितना आता है लगभग, ये आता है 0.47। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या करना है, फिर एक बार शुरू से समझा देता हूँ। ये तो हमने कैलकुलेशन हमने कर ली, है ना। यहाँ इस टाइप समझ लो बेटा, कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी कि 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म का जो वाष्प, क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथिन का वाष्प दाब दिया हुआ है, ये दे रखे, है ना। और ये कहता है कि पहली कंडीशन कहता है कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम जो है हमारे पास क्या होगा, डाइक्लोरोमेथिन के विलयन का वाष्प दाब की गणना करनी है। तो जब भी हम किसी विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस विलयन में जो अवयव होते हैं, मान लीजिए जो किसी विलयन का वाष्प दाब P बराबर कुल वाष्प दाब निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर दो चीजें मिली हुई हैं। एक तो मिला हुआ है, हमें क्या करना है, वाष्प दाब किसका निकालना है, क्लोरोफॉर्म का जो वाष्प दाब होगा, क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब में हमें डाइक्लोरोमेथिन का वाष्प दाब जोड़ देना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को जब हम क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब निकालते हैं, तो दो चीजें हमें याद रखनी है। यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा फॉर्मूले के अनुसार, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी नोट। देखो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, पी नोट, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आएगा CH3, है ना। और इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म, इसकी जगह, ठीक है। और फिर प्लस क्या होगा बेटा इसमें, प्लस इसके साथ ये वाला जुड़ेगा, यानी कि इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पी नोट डाइक्लोरोमेथिन, यानी कि CH2Cl2, है ना। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, इनटू एक्स, और हमें निकालना होगा CH2Cl2, इनके सबके मोल अंश। तो देखो जैसे हमने क्या किया, ये पूरे उसके लिए आएगा। शुद्ध अवस्था में हम क्या निकालेंगे, क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब। तो ये तो दिया हुआ है हमारे पास, ये कितना दे रखा है, 200 mmHg। देखो ये 200 दे रखा है ये वाला, है ना। लेकिन x हम कैसे निकाला, जैसे हमने अभी निकाला, x को हमने क्या निकाला, अलग अलग निकाला ना, तो x, तो x ये के लिए क्या किया, तो x के लिए हमने क्या किया था, कि हमने क्या किया, इसके मोल, पहले मोल निकाले क्लोरोफॉर्म के, है ना। और मोल में क्या आएगा, बिलियन का। तो हमने एक प्रकार से निकाला था, यदि हमने यहाँ पर देखो, हमने क्या किया था बेटा, जैसे क्लोरोफॉर्म है, मान लीजिए हमने क्लोरोफॉर्म यहाँ पर जो दिखा दिया है ना हमारे पास, इसको इसको अलग रफ में निकाल रहे हैं, है ना। एक्स क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ, एक्स क्लोरोफॉर्म का मतलब क्लोरोफॉर्म का मोल अंश निकालना। तो इसके लिए हमें मोल अंश निकालने के लिए क्लोरोफॉर्म का मोल अंश कैसे निकाला जाता है, हमें पता है, क्लोरोफॉर्म क्योंकि बिलियन में है, तो क्लोरोफॉर्म और दोनों मिलकर के बनाया गया बिलियन है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मोल अंश कैसे निकाला जाता है, विलेय के मोलों की संख्या, इसके मोल, तो विलेय के मोल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर विलेय माने क्लोरोफॉर्म के मोल, तो क्लोरोफॉर्म के मोल हमने निकाले, वो कितना आया था हमारे पास, 0.213 आया था। लेकिन यहाँ बिलियन निकालना था, बिलियन में क्लोरोफॉर्म प्लस डाइक्लोरोमेथिन मिला हुआ, तो हम क्या करेंगे, 0.213 और प्लस हमने क्या निकाला था, 0.47 निकाला था, किसके लिए, डाइक्लोरोमेथिन, ये हमने निकाल दिया। तो इनकी जो वैल्यू निकलेगी, उसको हमें यहाँ पर रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 0.213 अपॉन इसको जोड़ करके कितना आ रहा है बेटे,
इसको यदि जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है? हाँ, 7 3 10, नहीं यहाँ जुड़ेगा, 0.47 जुड़ेगा, तो यह 3 हो गया, 8 6, यानी कि ये आएगा 0.683 किलो। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर यह आता है आपका 0.1312, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है वो इतना आ गया। इसी प्रकार से हमें किसका निकालना है? दूसरा हमारे पास है CH2 डाइक्लोरोमेथेन का। तो यहाँ पर भी डाइक्लोरोमेथेन अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, 0.27 अपॉन कितना आ जाएगा, 0.683, है ना। और इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आता है कितना, 0.688, ये है ना। इसको देख लेना बेटा, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो रही हो। तो आप लोग इस टाइप से ये कैलकुलेशन, अब हमने निकाल दी डाइक्लोरोमेथेन का भी मोलन्स निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे। हमने क्लोरोफॉर्म का कितना निकाला? क्लोरोफॉर्म का निकाला हमने 0.312, है ना। और प्लस इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फिर हम किसका वाष्प दाब ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 415, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है बेटे, गुणा का चिन्ह है, सॉरी, ये प्लस नहीं है, गुणा का चिन्ह है। यहाँ गुणा कर देंगे हम किससे, ये आएगा जो हमने निकाला, यानी कि 0.688। इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब गुणा करके जो हमारे पास आएगा, वो हमारे पास टोटल वाष्प दाब आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं। या हमने इस फॉर्मूले को आगे भी बढ़ाया था, जैसे इस फॉर्मूले को हमने आगे बढ़ाया था ना, तो यहाँ पर 1 - x बाद में एक फॉर्मूला लास्ट में आया था, जब हम वहां कर रहे थे उसमें भी रख सकते हैं। देखो जैसे इस फॉर्मूले को लेते हैं, हमने क्या लिया था, P इज इक्वल टू PA+PB, है ना। तो हमने फिर लिखा था PA नोट इंटू एक्स ए लिखा था, और प्लस P0B, और यहाँ पे लिखा था XB। फिर हमने क्या किया था, इसको तोड़ा था और आगे पार्ट में किस प्रकार से बनाया था इसका, इसको हमने इस टाइप से लिखा था ना, PA0 XA और प्लस P0B XB। हमने कहा था XA+XB इज इक्वल टू 1 होता है। तो XA इज इक्वल टू क्या बताया था, XA इज इक्वल टू, हमने कहा था कि ये हो जाता है 1 - XB, ऐसे किया था, है ना, फॉर्मूले में। तो फिर क्या हुआ था, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने रखी थी, तो वैल्यू रखने के बाद क्या होता, P0A, और x की जगह क्या रखा था, 1 - XB रखा था, है ना। और फिर क्या किया था, P0B XB। फिर इसका सॉल्यूशन किया था, P0A और माइनस, यहाँ पर आएगा, ये गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ आएगा P0A XB, और प्लस किया था P0B XB, और इनको हमने फिर इधर की तरफ ले आया था, प्लस वाले इधर, माइनस वाले इधर। तो हमारे पास आया था लास्ट में P0A प्लस P0B XB, और माइनस P0A और XB, ठीक है ना। तो हमने XB कॉमन लिया था, P0A, और यहाँ पे हमने क्या किया था, XB हमने कॉमन लिया था, और XB कॉमन लेने के बाद हमने किया था P0B -P0A, ऐसे किया था। इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इनके मान रख लेंगे। तो P0A क्या है, शुद्ध अवस्था में जो पहला वाला है उसका वाष्प दाब हम देखेंगे। तो वाष्प दाब पहला कौन सा है, क्लोरोफॉर्म, है ना। यहाँ पर ये देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, इस वैल्यू को हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है,
तो क्लोरोफॉर्म को हम क्या लिख सकते थे, 200। ये जो है हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, तो यहाँ पर 200, इसका वाष्प दाब 200 हो गया। एक्स बी क्या निकाला था हमने, एक्स बी की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, एक्स बी हमारे पास ये था, डाइक्लोरोमेथेन है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0, यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखो प्लस, फिर क्या करेंगे 0.688, इससे भी निकल सकता है, जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके कर लेंगे तब भी आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, देखो ये पी भी है, ये कितना है बेटा, 415। देखो पहले 415 आएगा, 415 में से हम क्या करेंगे, 200 को माइनस कर दें, बस ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 200 हो गया और प्लस यहाँ पर आएगा 0.688, और यहाँ कितना होगा, 415 में से 200 गए तो कितना बचेगा, 215। ठीक है ना, इनका गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद हमारे पास 215 तो बचा, है ना। इसका गुणा करके आएगा हमारे पास, ये आएगा 147.9, और इसके साथ प्लस 200 जोड़ देंगे, वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस बिलियन का वाष्प दाब हमें कैसे निकाल लेंगे, ये आएगा 347.9। ये तो इसके लिए आंसर था, बिलियन का हमें क्या निकालना, वाष्प दाब। ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है कि वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव का मोल अंश निकाले। तो मोल अंश हम प्रत्येक का निकाल रखा पहले, है ना। इनके मोल अंश हमने प्रत्येक वाष्प अवस्था में ये मोल अंश हमने निकालते, जैसे ये वाला आ गया था, ये वाला आ गया था, तो इस प्रकार से मोल अंश निकाल चुके हैं पहले, है ना। तो वाष्प अवस्था में उनके मोल अंश निकालेंगे। तो वाष्प अवस्था में ये तो आ गया बेटा, समझ में आया किस प्रकार से, इस फॉर्मूले के आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं, इस ऊपर वाले को देख लो, इस टाइप से भी किया जा सकता है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इस टाइप से भी किया जा सकता है, और यहाँ पर हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो दो प्रकार से हम इसके गणना कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इतना कुछ नहीं है इसमें, है ना। ये है बेटा। अच्छा, इसके आगे भी तो था। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अगला जो पार्ट है वो है हमारे पास आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। आदर्श विलयन क्या होता है बेटा, किसी को मालूम है आदर्श विलयन क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता हो आदर्श विलयन, जिसने पढ़ा हो आदर्श विलयन क्या जिसके अणुओं के बीच कोई आपसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, है ना। और कोई बच्चा बताएगा बेटा, आदर्श विलयन क्या हुआ। देखो इसके लिए सरल एक परिभाषा हम कह सकते हैं। देखो यहां पर देखो, एक हमने हाईलाइट किया हुआ है लाइन कि समांगी विलयन। समांगी विलयन का मतलब आप समझ गए होंगे, समांगी विलयन का मतलब होता है वह विलयन जिसके में विलय क्या होता है, समान रूप से वितरित हुआ, है ना, वो समांगी विलयन हो, है ना। तो ये कहता है कि समांगी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर, दो चीजें हैं यहां पर है, विलयन कैसा होगा, समांगी होगा, कैसा होगा, समांगी विलयन होगा। याद रखना, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ो, समांगी विलयन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सभी ताप, ये क्या होगा, सभी ताप, सभी ताप का मतलब, सभी ताप का मतलब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर भी, 15 डिग्री सेल्सियस पर भी, 25 डिग्री सेल्सियस पर भी, किसी भी ताप पर, है ना। सभी ताप एवं सांद्रता, सांद्रता का मतलब हो गया जो उसकी सभी सांद्रता पर, सांद्रता ऐसे नहीं कि कम ज्यादा होगी उससे अलग अलग फर्क पड़ेगा। समांगी विलयन सभी ताप और सभी सांद्रता पर पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से राउल्ट नियम का पालन करता है, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, एक लाइन में, टैग लाइन में। ठीक है ना, यहां पर क्या हुआ, समांगी विलयन था, कोई भी ताप ले लो उसमें, कोई भी सांद्रता ले लो, वो पूर्ण रूप से क्या करता है, राउल्ट का नियम का पालन करता है, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो यहां पर हम एक लाइन और भी कह सकते हैं कि सभी ताप सांद्रता पर जो विलयन क्या करेगा, राउल्ट के नियम का पालन करेगा, वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा।
अब राउल्ट का नियम होता क्या है, समझ तो इस बात की है कि राउल्ट का नियम क्या है। वो राउल्ट का नियम क्या है, पहले तो हमें राउल्ट का नियम जानना होगा ना कि राउल्ट का नियम है क्या। ये कह रहा है कि किसी भी ताप पर हो, किसी भी सांद्रता पर हो, ये राउल्ट का नियम का पालन कर रहा हो, उसे हम कहेंगे आदर्श विलयन। ठीक है, तो ये है बेटा आदर्श विलयन की परिभाषा। ठीक है, अब हमें समझाना होगा राउल्ट का नियम। देखो बेटा, कोई जब विलयन बनता है तो विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक होता है। जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है विलायक होता है। तो यहाँ पर दो चीजों से मिलकर के बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो पहला है इसका आदर्श विलयन, तो समझ में आ गया कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो है आदर्श विलयन। यदि याद नहीं रहे तो ये सब कह सकते हैं, जो विलयन क्या होते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। उसके आगे हम जोड़ सकते हैं सभी ताप पर और सभी सांद्रता पर, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे सभी विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट का नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। सबको याद हुआ बेटा। अब देखो, मान लीजिए दो अवयव है हमारे पास, एक अवयव ए है और एक अवयव बी। अवयव का मतलब एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने कहा ए और बी को मिलाया और हमने कहा ये आदर्श विलयन है, ये भी दोनों मिले और हमने कहा ये आदर्श विलयन है। अब इस आदर्श विलयन की शर्त क्या होगी, है ना। तो इसकी शर्तें क्या है, ए और बी दोनों मिलकर के क्या बनाया इन्होंने, ये आदर्श विलयन बना दिया। क्या बनाया बेटा, आदर्श विलयन। अब इस आदर्श विलयन की क्या क्या शर्तें हैं, ये दोनों मिल गए और मिलने के बाद आदर्श विलयन बनाए। तो रावर्ट का नियम, पहला नियम क्या कहता है, वो कहता है कि पी जो होगा, पी यानी कि वाष्प दाब होगा, ठीक है ना, ये कुल विलयन का वाष्प दाब होगा, यानी कि पी ए प्लस पी बी के बराबर। पहला नियम समझ में आया। रावर्ट का पहला नियम कहता है, ये कहता है कि जो विलेय प्लस विलायक का वाष्प दाब होगा वो विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। मान लीजिए हमने कहा इसका वाष्प दाब है 4 mmHg, कुल विलयन का वाष्प दाब क्या है, 4 mmHg है। तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, 3 प्लस 1 होगा तब 4 होगा, या 2 प्लस 2 होगा तब 4 होगा। ऐसा यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस 3 होगा तब 4 होगा। इनका जो वाष्प दाब होगा वो विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनका वाष्प दाब जोड़ा, इसका वाष्प 4 प्लस 5 9 हो रहा है और यहाँ तो 4 आ रहा है कुल विलयन का। ऐसी कंडीशन नहीं होगी। क्या कहा उन्होंने कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलेय प्लस विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। यदि हम विलेय का अलग वाष्प दाब निकालेंगे और विलायक का निकालेंगे तो विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर आना चाहिए। इतनी बात समझ में आया बेटा। पहला नियम क्या बताया रावर्ट ने, उसने कहा कि जो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, P बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। इट मीन्स पी ए नोट ए, है ना, एक्स ए प्लस पी नोट पी एक्स बी बराबर किसके बराबर होगा, पी के बराबर। इनका मान बराबर हो, पहला नियम इन्होंने बताया, है ना। देखो, दाब का जो सैद्धांतिक मान है दाब के प्रयोगात्मक मान के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना, विलेय और विलायक से मिलने पर प्राप्त आयतन। अच्छा चलो दूसरा वाला तब से बात करते हैं, है ना। तो ये तो समझ में आ गया बेटा, दाब हमने क्या कर दिया, बराबर होना चाहिए, कुल दाब के बराबर होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये आ गया ना बेटा, दाब का जो सैद्धांतिक मान है दाब के प्रयोगात्मक मान के बराबर होना चाहिए, ये है इसका पहली कंडीशन। तो वो राउट का नियम वहां पर लागू होगा। दूसरा नियम उन्होंने कहा कि जो दोनों अवयव है उनको मिलाने पर विलयन का जो आयतन है
दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि आयतन परिवर्तन भी शून्य होगा। ठीक है ना? यहां पर देखो, विलेय और विलायक इन दोनों को मिलाया, जो प्राप्त आयतन होगा विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वॉल्यूम, यदि हम वॉल्यूम देखें इसका, यानी कि विलयन का वॉल्यूम, है ना? यहाँ पर हमने लिया विलयन का वॉल्यूम, हम यूज कर सकते हैं डेल्टा वी कर सकते हैं, है ना? डेल्टा वी विलयन या मिश्रण। इसमें क्या होगा, जैसे माना विलेय का वॉल्यूम होगा और प्लस विलायक का वॉल्यूम होगा, सॉरी विलायक का वॉल्यूम, एक तो विलेय का वॉल्यूम हुआ बेटा, एक विलायक का हुआ, है ना? तो इन विलेय प्लस विलायक का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो इस विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 5 ml है और ये भी प्लस 5 ml है, तो जो विलयन का जो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो 10 ml होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिला करके इसके बराबर हो, है ना? तो ये कहता है विलेय और विलायक को मिलाने पर प्राप्त जो आयतन होगा वो विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए, इसमें अंतर नहीं आना चाहिए, आयतन में भी अंतर नहीं आना चाहिए, यानी कि जो परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा वो शून्य के बराबर होगा, कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला दूसरा नियम क्या हो गया इसका, कि यहां पर यदि हम लिखें तो डेल्टा वी मिश्रण जो होगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य के बराबर, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। जितना विलयन का आयतन उतना विलय प्लस विलायक का आयतन। दूसरा नियम पता लग गया बेटा? ये भी आदर्श विलयन होगा, ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहेंगे, जिसमें वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, दाब में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, है ना? जितना दाब किसका है, विलयन का है, उतना उन दोनों को मिला करके हो रहा है ना? तीसरा देखो, तीसरी कंडीशंस और है, ये देखो, विलेय प्लस विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात न तो ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा न तो उत्सर्जन होगा और ना ही अवशोषण होगा। यहाँ पर ना तो ऊर्जा क्या होगी, बनेगी, और ना अवशोषित होगी। ठीक है, इस विलयन में, यानी कि हम कह सकते हैं इसको डेल्टा एच, है ना, किसका, मिश्रण, यानी कि मिश्रण में, मिश्रण का मतलब विलयन है ना? मिश्रण बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। न तो ऊष्मा उत्पन्न होगी इसमें और ना क्या होगी, अवशोषित होगी, यानी कि जो मिश्रण का जो क्या होगा वो 0 के बराबर है। ठीक है ना? इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको। ये तीसरा हो जाएगा, वही आदर्श विलयन होगा। आदर्श विलयन समझ में आया? राउल्ट के नियम ये है, और इन राउल्ट के नियम का जो पालन कर रहा होगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा। पहले क्या होगा, दाब में, दाब जो है कुल विलयन का आयतन विलय प्लस विलायक के आयतन के बराबर होगा, सॉरी दाब के बराबर होगा। जो विलयन का कुल दाब जो है विलय प्लस विलायक के दाब के बराबर होगा। दूसरा क्या होगा, विलय प्लस विलायक को मिलाने पर जो प्राप्त आयतन होगा वो विलयन के आयतन के बराबर होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू मिश्रण का 0 हो जाएगा। तीसरा, विलय प्लस विलायक का जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, है ना, वो शून्य होगा, यानी कि न तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और ना ही अवशोषित होगी, है ना? तो ये डेल्टा एच इज इक्वल टू ये भी 0 होगा। अब एक और है बेटा, ये थोड़ा सा और समझने के लिए है, कि विलेय प्लस विलेय और विलायक प्लस विलायक के बीच जो क्या होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा। देखो, जो प्राची ने पहला पॉइंट बताया था, ठीक है ना, उस पे आते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर विलेय और यहाँ देखो, हमारे पास एक तो विलेय है, ये है, और दूसरा है विलायक। वो कह रहा है कि जैसे एक विलेय का अणु और दूसरे विलेय का अणु, और एक विलेय विलायक का अणु और दूसरा विलायक का अणु, इनके बीच जो आकर्षण बल होगा, इसके बीच आकर्षण बल, इसके आकर्षण बल, है ना, कौन सा वाला, अंतरा आणविक आकर्षण बल। इनके बीच का जो आकर्षण बल हुआ, इसके बीच का और इसके बीच का आकर्षण बल, और मान लीजिए ये दोनों मिल करके ये बनाते हैं, ए बी बनाते हैं। वो कहता है कि इनके बीच का जो आकर्षण बल है
वो इनके आकर्षण बल के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। विलेय विलायक विलेय विलायक के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल के बराबर होगा। यानी कि विलेय विलेय के बीच आकर्षण बल और विलायक विलायक के बीच आकर्षण बल वो किसके बराबर होगा? वो है, यानी कि जो विलेय और विलायक के बीच जो आकर्षण बल होगा उसके बराबर होगा। यानी कि सबके बीच जो है बराबर आकर्षण बल होगा। समझ में आया? ये था बेटा हमारे पास चौथा नियम, चौथा पार्ट इसका। तो ये है, वो ये चार चीजों को जो फॉलो करेगा राउल्ट के नियम को, वो कहलाएगा आदर्श विलयन। अब आप लोगों ने सिंपल कहा आदर्श विलयन क्या है? जो सभी ताप और सांद्रता पर पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। लेकिन आदर्श विलयन राउल्ट का नियम क्या है? ये चार। इन चारों के आधार पर जो इनको फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है ना? यदि सिंपल डेफिनेशन आती है कि आदर्श विलयन क्या है और एक नंबर में आ रहा है, तो हम क्या उनको बता सकते हैं कि भाई जो सभी ताप और सांद्रता पर क्या पूर्ण रूप से रावर्ट का नियम का पालन करता है वो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। और रावर्ट के नियम चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं कि रावर्ट ने भाई क्या कहा कि जो सैद्धांतिक मान होंगे वो प्रयोगात्मक मान के बराबर होंगे। ठीक है ना? विलेय प्लस विलायक क्या होंगे? मिलाने पर क्या होगा? जो प्राप्त आयतन होगा वो क्या होगा? विलेय प्लस विलयन का आयतन के बराबर। इसको हम ऐसे सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। कैसे? राउल्ट का नियम, पहला नियम तो क्या होगा? पहला नियम हमारे पास P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। एक तो ये होगा। दूसरा क्या? दूसरा हम कहेंगे प्राप्त आयतन डेल्टा वी, और यहां पर विलियन लिख सकते हैं, विलियन या मिश्रण, बराबर क्या आएगा? जीरो। तीसरा हमारे पास नियम क्या है? ये तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच इंथैल्पी परिवर्तन, है ना? एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होगा? विलयन का क्या होगा? शून्य होगा। इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बराबर जीरो। और चौथा क्या होगा? जहां पर विलेय प्लस ब्लैक, यानी कि ए ए, ठीक है ना, कॉमा बी बी, बी डैश बी, इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो ए बी के बराबर होगा, इज इक्वल टू ए बी के बराबर। ए बी के आकर्षण, इनके बीच जो अंतराल आकर्षण बल है उनके बराबर हो जाएगा। यानी कि इनमें भी अंतर नहीं आएगा। तो इस चार चीजें आपको याद रखनी है। ये राउल्ट का नियम, ठीक है? और आदर्श विलयन आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल है बेटा। जो आदर्श विलयन होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो एक तो होता है बेंजीन। बेंजीन आप लोग जानते हैं कौन कौन बनाते होंगे? आदर्श विलयन, है ना? एक तो बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। वेरी गुड, ठीक है। C6H6, हम बेंजीन का फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं, C6H6 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा होता है, ये है बेंजीन, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है बेंजीन। दूसरा क्या होता है, इसके साथ किसको मिलाएंगे? वो मिलाएंगे टॉलीन को। टॉलीन क्या होता है? किसी को मालूम है टॉलीन? बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देना, है ना? यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C7 C6H6H9, है ना? ये हमारे पास फॉर्मूला। या हम इसको ऐसे भी लिख देंगे, C6H6H5 और CH3, ऐसे लिख सकते हैं। 5 और 3 8 हो गए, है ना? ये ऐसे भी लिखा जा सकता है ना? तो ये क्या है बेटा हमारे पास? इसका नाम है टॉलीन। बेंजीन के ऊपर यदि हम क्या लगा देंगे? CH3 लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? टॉलीन। इन दोनों का जो मिश्रण है वो आदर्श विलयन है। वो क्या है? आदर्श विलयन। दूसरा और एग्जांपल है, एक होता है क्लोरोबेंजीन। एक एग्जांपल तो ये है। दूसरा यदि हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? बस बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन है, रिंग है, इसके ऊपर क्लोरीन लगा दिया, क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। और एक होता है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। इन दोनों का जो मिश्रण होगा, इन दोनों का जो विलयन बनेगा वो भी क्या होगा? आदर्श विलयन होगा। ठीक है। एक और है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या किसको मालूम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला मालूम है? कार्बन को जानते हैं आप लोग? कार्बन को जानते हैं? कार्बन माने सी, कार्बन हो गया सी, और टेट्रा माने चार, क्लोराइड चार, CCl4। देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ज्यादा चीजों को ऐसा समझो। देखो, कार्बन को हम सी लिखते हैं, टेट्रा माने चार, क्लोराइड माने ये हो जाए, क्लोराइड हो जाए, है ना? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसके साथ सिलिकॉन क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, SiCl4, है ना? इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है बेटा इसके। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना? मेथेनॉल और एथेनॉल को मिलाएंगे तब भी क्या होगा? अच्छा, मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? मेथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? किसी को मालूम? CS3OH। वेरी गुड। और एथेनॉल का? C2H5OH। वेरी गुड। CH3 CH2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हो गया मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, दोनों मिला करके ये बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये विलयन क्या है? ये आदर्श विलयन है। कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिए, और उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत क्वेश्चन, अब थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन आने लग गए बेटा, है ना? तो ये हमारे पास क्या हो गया? आदर्श विलयन हो गया। समझ में आया? अब क्या आप कहोगे आदर्श विलयन की परिभाषा क्या कहोगे? क्या आप कहोगे आदर्श विलयन? कोई एक बच्चे बताओ, आदर्श विलयन किसे कहेंगे? बताओ, आप लोग बताओ, किसे कहेंगे आप आदर्श विलयन? अभी तक तो चलो कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से आप लोगों ने जैसे बताया, कोई दिक्कत नहीं, चल सकता। अब आदर्श विलयन क्या होगा? अब आज के बाद आदर्श विलयन की परिभाषा किसे कहेंगे आदर्श विलयन? कोई एक बच्चा बता दो। बता बेटा, अंशिका फर्स्ट, जो तुम्हें समझ में आए। अनूप, बताओ बेटा अनूप। आशीष। सर वह विलियन जो राउट का नियम फॉलो करता हो। हाँ बिल्कुल, सिंपल बात है ना? बहुत बढ़िया। आशीष। ये अंशिका रावत, बता बेटा। बता बेटा क्या हो सकता है आदर्श विलयन? नहीं पता। नितिन, नितिन बताओ बेटा। प्रियांशी। सोनाली। सोनाली नाथ। सुजल। सर्वसम्मानित विलियम जो सभी तापा राव के नियम को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, सिंपल चीजें। सुमित। वे विलियम जो राव के नियम का पालन करते हैं। बिल्कुल। सोनाली नाथ। प्राची, तुम बता दो बेटा। वह विलियन जो किसी भी ताप तथा दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। बिल्कुल। हमारे पास यहाँ ध्यान रखो, है ना? यहाँ पर ताप, थोड़ा दाब हो गया था, चलो कोई बात नहीं, है ना? अभी तो शुरुआत हो रही है ना, हमें ये थोड़ी कि बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा एक ही राउंड में, है ना? तो हम कह सकते हैं वेबिलियन जो सभी ताप, याद रखना, वेबिलियन जो सभी ताप, कोई भी ताप हो, कोई भी ताप हो सकता है, ठीक है ना? और सभी सांद्रता पर। अब इसको क्या एक साथ दो दो बार न लिख करके सभी एक ही साथ दिखा गया, है ना? जो सभी ताप एवं सांद्रता पर पूर्ण रूप से क्या करता है? राउल्ट का नियम पालन करता है। पूरे रूप से, पूर्ण रूप से क्या करेगा? राउल्ट का नियम का पालन करेगा।
तो ये पहली नियम, पहले यदि हम सिंपल पूछा जाए तो आदर्श विलयन टू ए विलयन जो रावर्ट के नियम का पालन करता है ना। अब आपको ताप सांद्रता भी याद नहीं रहता तो आप क्या लिख सकते हो, परीक्षा में लिखना, अभी थोड़ी अभी से प्रयास मत करना ऐसा, है ना। आप ऐसा लिख सकते हो कि जो वो विलयन जो रावर्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। लेकिन आपको अभी क्या पढ़ना है कि वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर पूर्ण रूप से क्या करेगा, रावर्ट का नियम का पालन करेगा, उसे हम बोलेंगे आदर्श विलयन। फिर हम कहेंगे आदर्श विलयन की मने रावर्ट का नियम क्या है, आपसे पूछा जाता है। तो रावर्ट का नियम क्या होगा, जहां पर क्या होता है, सैद्धांतिक मान क्या होगा, प्रयोगात्मक मान के बराबर होंगे। विलेय और विलायक को मिलाने पर जो आयतन प्राप्त होता है वो क्या होगा, विलयन के आयतन के बराबर होगा। विलेय विलायक को मिलाने पर जो प्राप्त एंथैल्पी परिवर्तन होगी वो हमेशा शून्य होगी, यानी कि न तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और ना ही नष्ट होगी, है ना। विलेय विलेय के बीच आकर्षण बल, विलायक विलायक के बीच आकर्षण बल, है ना, जो आंतरिक आणविक आकर्षण बल कहेंगे, आंतरिक आणविक आकर्षण बल विलेय विलायक के बीच आंतरा आणविक आकर्षण बल के बराबर होता है, और ये है रावर्ट का नियम, है ना। और जो इसको पूर्ण तरह फॉलो करता है वो हमारे पास आदर्श विलयन, ठीक है ना बेटा। ये हमारे पास आदर्श विलयन हो गया। इसी प्रकार से अनादर्श विलयन है, बहुत सरल है अनादर्श विलयन, जो रावर्ट का नियम का पालन नहीं करे। वे विलयन जो सभी क्या होंगे, ताप एवं सांद्रता पर रावर्ट का नियम का पालन नहीं करता है, या जो विलयन क्या नहीं करता, रावर्ट के नियम का पालन नहीं करता, उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ी सी जल्दी से समझते हैं ना। सैद्धांतिक, देखो ताप का मान प्रयोगात्मक मान के बराबर नहीं होगा, जो P होगा वो PA या PA प्लस PB जो क्या नहीं होगा, वो P के बराबर नहीं होगा, यानी कि इसका मान दो, वाष्प दाब 2 है, इसका 4 है तो इसका 3 हो रहा है। इनका वाष्प दाब जोड़ोगे तो सबका अलग अलग हो रहा है ना, ये मान बराबर नहीं हो रहे। विलेय और विलायक को मिलाने पर आयतन, मान लीजिए इसका आयतन 5 ml था, ठीक है ना, इस दूसरे वाले का आयतन जो है 6 ml था, लेकिन यहाँ कितना हुआ, 4 ml मिला, जो सॉल्यूशन मिला वो 4 ml मिला। तो इनके आयतन भी बराबर नहीं होंगे, इनके बीच मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। इनके बीच जो बल है वो भी समान नहीं होता है, जो चीज हमने वहां पढ़ी उसका विपरीत, है ना। तो वो हमारे पास अनादर्श विलयन है। चलो इसको थोड़ा कल और बताएंगे, ठीक है।